अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं? कुछ डिफरेंट लग रहा है आज आप लोगों को? थोड़ा सा मतलब चेंज मौसम तो होता ही है, लेकिन यहाँ बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हैं। एक्चुअली हम अपने स्टूडियो में ही नहीं है जी, हम किसी और आप ये ना समझे कि ठंड में हमारा सेट सुकड़ गया मतलब ऐसा नहीं हुआ। वो एक दो दिन एक्चुअली ये थोड़ा सा है छोटा छोटा, एक दो दिन जरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम चल रहा है। सो हम इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स अपने वापस उसी सेट पे आपको मिलेंगे। देखिए हर कोई चाहता मिलेंगे है लेकिन आपको रोज हम देखिए हर कोई चाहता है ना कि नए साल में बड़े धूमधाम से आया जाए, तो मेरा ख्याल है हमारे स्टूडियो का भी यही ख्याल है। आप बिला वजह गैर जरूरी लग रहा है कि मैं बात नहीं ऐसा नहीं है कुछ। आप धूमधाम की कमिटमेंट ना करें, कुछ नहीं, हम नहीं कुछ ऐसा नहीं है। हम पुराने मामलात पे दोबारा शुरू करेंगे। छोड़ दे सब कुछ, आए कुछ और बात करते हैं। आज है कौन सा, जो मैं कहती हूँ क्रिकेट डे। तो आज क्रिकेट डे है एंड वी शुड बी टॉकिंग, आई मीन इट्स ओके टू टॉक अबाउट दैट एंड वी शुड स्टार्ट विद दैट। तो साउथ अफ्रीका से जी 1 डे सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान टीम जो है वो टेस्ट सीरीज भी अपनी धाक बिठाने के लिए अब्दुल्ला, मैं चुप हो जाती हूँ ऐसी चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कितना मज़ा आता है ऐसी बातों में। तो ये आई मीन लाइक वी आर होपिंग कि ऐसा ही हो। तो 2 मैचेस पर मुश्तमिल जी टेस्ट सीरीज़ है और आज सेंचुरियन टेस्ट के साथ शुरू हो रही है। सो टुडे इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच। और जनूबी अफ्रीका के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो फिर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक टेस्ट का आगाज़ आज दोपहर 1 बजे से होगा। पाकिस्तान ने बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए फाइनल 11 का ऐलान, आपको पता है, वो भी कर दिया है। आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक प्लेइंग 11 में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। साथ ही और कौन कौन नाकाम रहा है? अब्दुल्ला शफीक तीनों वनडे मैचेस में आपको मालूम ही है 0 पर आउट हुए थे। पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतर रही है। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की अगस्त 2021 के बाद वापसी हुई है। सो अब्बास इज वन बॉलर दैट वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्म। बट 2021 एंड इस वक्त वी आर सिटिंग एट द एंड ऑफ 2024। लेकिन हुमा इस मर्तबा उन्होंने इस सीजन में कायदे आज़म ट्रॉफी के 5 मैचों में 31 विकेटों की उम्दा तरीन परफॉर्मेंस। देखिए अब जरा कॉन्फिडेंस आ गया आपको है, बिल्कुल आ गया है स्क्वाड में। इस बिना पे उन्होंने जगह बनाई है। साथ ही आपको बताते हैं कि कप्तान शान मसूद समझते हैं कि मतलब बॉलर्स के लिए सीमर्स जो है वो बॉलर्स के लिए जो फास्ट पेसर्स जो होते हैं, बेसिकली पिच जो है ना सेंचुरियन की, दैट इज मददगार साबित होगी। वेरी गुड फॉर देम। अच्छा, अब आपको जरा फहरिस्त दे दें कि प्लेइंग 11 में, पाकिस्तान प्लेइंग 11 में कौन कौन है। अब्दुल्ला आप भी सुनते जाएं। शान मसूद तो है ही है, ऑब्वियसली वो हमारे कप्तान है। साइम अयूब, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, साउद शकील, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नसीम शाह, नसीम शाह हैं अच्छा, खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक चूँकि शामिल नहीं है, इसलिए कप्तान शान मसूद और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। देयर यू हैव इट। सो दिस इज द मोराल हमारा हाई है। हम आपको पता है तवातुर के साथ वनडे सीरीज जीतते हुए आ रहे हैं। शान मसूद का इम्तिहान भी है, पाकिस्तान की टेस्ट टीम का भी इम्तिहान है। सर्टनली अगर हम ये जीत जाते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग डील फॉर अस। वेरी मच। इट इज। फिर तो हमने पहले तो हम अपनी मैचेस और क्लीन स्वीप कर रहे थे ना, साउथ अफ्रीका टेस्ट, अब हम साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर लेंगे। हम साउथ अफ्रीका को अगर एक भी मैच हराने में ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हो जाते हैं, आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी अ बिग डील। नंबर 1 है वो टेस्ट रैंकिंग में, और ये मैच उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया अभी भी। सो या ये है सूरत हाल। ठीक है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा एंड एवरीथिंग, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरी दुआएं तो हमारे लिए ही है ना, ऑब्वियसली। एंड ऑल्सो आई फील दैट वी आर इन वेरी गुड स्पिरिट्स, और हमारी टीम जो बनती चली गई है, खैर टेस्ट की तो टीम ज़रा डिफरेंट है थोड़ी सी, बट एज इट इज़ वो कॉन्फिडेंस जो है वो जो इस साल शुरू में और बीच में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, हमारा भी टीम के ऊपर से और टीम का अपना भी, तो वो जो है वो बहाल हो गया। क्या ख्याल है? मामलात वापस ट्रैक पे भी आए हैं और हम जीतते भी चले जा रहे हैं। सिकंदर बख्त है हमारे साथ, अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ, दोनों हैं मौजूद। थैंक यू सिकू, थैंक यू भट्टी साहब। सिकू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द टीम दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड? क्या लग रहा है आपको, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है फास्ट बॉलर्स का, ये इस पिच के लिए परफेक्ट है? पिच परफेक्ट? देखा जो लोकल, एक तो मुझे उसकी हम्माद की आवाज आ रही है, उससे डिस्ट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, वो ये जो पिच है वो जिस तरह इन्होंने कहा, सब कह रहे हैं कि तेज है, तो जो होम टीम है उसने तो अपने 4 फास्ट बॉलर्स खिला दिए हैं, तो उसका यही मतलब होगा कि शायद स्पिनर्स जो है वो इतनी उनकी ज़रूरत शायद ना पड़े। तो हमारे पास एक स्पिनिंग ऑलराउंडर है सलमान आगा, तो इसलिए उन्होंने स्पिनर को शामिल नहीं किया। वैसे ही हम पहले ही थोड़ी सी शिकायत कर चुके हैं कि साजिद खान को होना चाहिए था, खैर एनीवे वो नहीं है। अब बात खत्म हो गई, नुमान वहाँ पे मौजूद है। मज़े की बात है कि साजिद को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला
बेचारे को और वो टीम में। एनीवे वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी होगा, 18 साल हो गए पाकिस्तान ने अभी तक साउथ अफ्रीका में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता हुआ है, और उसके अलावा वो 2021 में आखिरी दफा वेस्ट इंडीज में हम मैच जीते थे। तो पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रिदम बना हुआ है पाकिस्तान का, पाकिस्तान जीतता हुआ आ रहा है, तो एक बड़ा अच्छा मौका होगा। मगर साउथ अफ्रीका इसलिए लड़ रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ एक मैच जीतना है दोनों में से, तो वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे जो टेस्ट चैंपियनशिप की है। तो अब देखते हैं कि इम्तिहान है हमारे बॉलर्स बैट्समैनों का कि सीमर्स के सामने वो कैसे खेलते हैं। अच्छा, वैसे सिकंदर, साउथ अफ्रीकन टीम का जो सेटअप है फॉर टेस्ट, वो डिफरेंट प्लेयर्स हैं, जैसे ऑब्वियसली हमारा भी देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज एंड ऑल, तो उनका भी ओडीआई की डिफरेंट टीम है और टेस्ट की डिफरेंट टीम है, एंड इंक्लूडिंग कैप्टन। मैं उनके देखा था जोशी, वो टेस्ट मैच मार्करम है, रैटलिंगटन ये भी खेले वहाँ पर, स्टब्स उन्होंने T20 वो खेला था, बलूमा तो आखिरी में खेले थे। एक लड़का जो नहीं खेला वो आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, बेडनहम ऐसे कुछ नाम है, और एक उनका जो विकेट कीपर, ये दो लड़के नहीं खेले थे। बाकी फास्ट बॉलर्स सारे जो है ये हमारे खिलाफ अभी इस सीरीज में T20 है उसमें खेल चुके हैं। थोड़ा सा एडवांटेज इनको ये है कि इनके पास बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है। इनका जो जेसन मैं प्रोनाउंस करता हूँ, मगर वो वैसा वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, वो इसको यंसन कहते हैं, वो जो लेफ्ट आर्मर है वो, और एक और बॉश जो पहला टेस्ट मैच खेलेगा आज, तो वो दोनों ऑलराउंडर हैं, उन्होंने रन्स भी किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो एक लंबी बैटिंग लाइनअप है उसकी साउथ अफ्रीका की। भट्टी साहब, अच्छा भट्टी साहब, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन सी बन गई है कि दे आर द चैंपियंस। साउथ अफ्रीका जो है, अगर टेस्ट में देखा जाए तो वो चैंपियंस हैं, और अगर अब हमने उनको हरा दिया तो हमारे लिए तो ये साल की जो क्लोजिंग आप कह लें कोई ज़बरदस्ती हो जाएगी, आइकॉनिक हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हम कहाँ से शुरू हुए, बीच में क्या क्या नहीं हुआ, और जी हाँ, है ना। बिल्कुल हुमा। अब्दुल्ला, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। देखें, साउथ अफ्रीका की टीम को हराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और खास तौर पर साउथ अफ्रीका की जो पिचेस हैं उस पर दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें मुश्किल में दिखाई देती हैं। लास्ट ईयर उन्होंने इसी पिच पर सेंचुरियन में भारत को इनिंग्स से शिकस्त दी। अभी कुछ महीने पहले डरबन में टेस्ट मैच था जहां पर 52 रन पर श्रीलंका की टीम आउट हो गई, और पाकिस्तान का जो हिस्ट्री का लोएस्ट टेस्ट स्कोर है 49, वो 2013 में जोहानिसबर्ग में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका है। तो ये पिच जिस पर सुपर स्पोर्ट पार्क पर आज टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि फास्ट बॉलरों को मदद देगी, इसलिए पाकिस्तान को बिल्कुल, अगर पाकिस्तान ये साल के आखिर में टेस्ट मैच जीत जाए तो बड़ा जबरदस्त होगा। लेकिन साउथ अफ्रीका की बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तान की बैटिंग, देखिए सिकंदर बख्श साहब साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान 7 स्पेशलिस्ट बैट्समैनों और एक ऑलराउंडर आमिर जमाल के साथ इस टेस्ट मैच में उतर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाता, मीर हमजा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनको आमिर जमाल या खुरम शहजाद की जगह खिलाया जाता। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि मोहम्मद अब्बास को 3 साल बाद वो पाकिस्तान टीम में लेकर आए। मोहम्मद अब्बास वो फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने पिछले 3 इंग्लिश काउंटी सीजन में हैम्पशायर काउंटी के लिए 180 फर्स्ट क्लास विकेट हासिल की। और अभी हमने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की भी उनकी बात की है, मतलब ही हैज़ बीन डूइंग वंडर्स फॉर हिमसेल्फ, और इट्स टाइम कि वो पाकिस्तान के लिए भी कारगर साबित हों। ये बताइएगा सिकंदर, आपको मोहम्मद अब्बास की वापसी कैसी लग रही है, कितने पुरुम्मीद हैं, और देन द रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पेसर्स दैट वी हैव। अब ठीक है, हम फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं जनूबी अफ्रीका के, लेकिन हमारे भी वर्ल्ड क्लास है। देखो, मैं अब्बास की बॉलिंग का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उसके लिए बात भी की थी। हमारे दौर में जो काउंटी क्रिकेट खेलता था वो बहुत बड़ी चीज होती थी। उनका एक सिस्टम है काउंटी क्रिकेट खेलने का, ये मतलब होता है जो 3 साल से खेल रहा है, जो भट्टी साहब ने काउंटी स्टार है वो। 80 विकेटें, हाँ 180 विकेटें किसी को ऐसे नहीं रखते। आप यकीन करें, जब आप उनके लिए काम करते हैं ना, वो आपको निचोड़ देते हैं, और आप अगर 19-20 भी हो तो आपको फारिग कर देते हैं। ये मतलब वो बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं। वहां पर 3 साल मुसलसल खेलना, 180 विकेटें लेना बहुत बड़ी बात है। मैं तो हैरान हूँ कि मैंने जब इसका सवाल उठाया था बहुत पहले, सिलेक्शन से पहले, एक महीने तकरीबन 2-4 हफ्ते पहले, कि भाई ये है किधर, इसको क्यों नहीं
क्या दुश्मनी है इसके साथ। तो खैर मेरा जो फोकस होगा इस दफा इस टेस्ट मैच के अंदर कि वो देखूं कि वो कैसी गेंद करते हैं। वो देखें वो तेज नहीं है मगर सामने से बड़ी अच्छी गेंद करते हैं। अगर आप तेज नहीं हैं तो मीर हमजा की भी पेस 130 के अंदर होती है, जो मैंने हमेशा उसको मॉनिटर किया है। उसकी भी पेस इतनी है, आमिर जमाल की भी थोड़ी सी 133 34 तक जाती है। तो मगर अब्बास की लाइन लेंथ बड़ी जबरदस्त है। तो मेरा जो फोकस है आज इस टेस्ट मैच में, या मेरा इंटरेस्ट जो है वो ये है कि मैं देखूं कि अब्बास कैसी गेंद करते हैं। ही इज अ वेरी फाइन बॉलर। लेट्स सी, आई होप ही परफॉर्म्स। वी ऑल होप दैट ही डज परफॉर्म, क्योंकि उम्मीदें तो हमें बहुत ज़्यादा हैं उनसे। सो भट्टी साहब, हम दूसरों की मतलब जाहिर है साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप की बात कर रहे थे। हमारा भी वर्ल्ड क्लास है, हमें उम्मीदें हैं अब्बास से। एंड ये जो कंडीशंस हैं इसमें कितना आपको लगता है कितना कारगर साबित हो सकते हैं, कितनी कोडियल है इनके लिए ये कंडीशंस हमारे बॉलर्स के लिए? देखिए अब्दुल्ला, जो सेंचुरियन से खबरें आ रही हैं वो तो यही आ रही है कि पिच में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है। कल पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस करने गई, लेकिन क्रिसमस थी इसलिए साउथ अफ्रीकन टीम तो प्रैक्टिस करने नहीं गई। लेकिन ये पिच फास्ट बॉलरों को मदद देती है, और ऐसी पिच जिसपे मॉइस्चर हो, सीमिंग कंडीशंस हो और ओवरकास्ट कंडीशन है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में बारिश का बहुत बड़ा फैक्टर है। आज तो कम बारिश है, लेकिन अगले 4 दिन जो मैट ऑफिस रिपोर्ट कर रहा है कि अच्छी खासी सेंचुरियन और जोहानिसबर्ग और उनके अतराफ में बारिशों का चांस है। तो मेरा ख्याल यही वो कंडीशन है जिनके लिए अब्बास मशहूर है। और इंग्लिश कंडीशन में भी वहाँ ओवरकास्ट कंडीशन होती हैं, सीमिंग ट्रैक होते हैं। तो अब्बास के लिए आइडियल कंडीशन है, और सिलेक्शन कमेटी ने 3 साल बाद उनको मौका दिया। उनके पास एक अच्छा चांस है कि अपने आप को मनवाएं। फिर पाकिस्तान के पास नसीम शाह हैं, वो बड़े जबरदस्त बॉलर हैं। खुर्रम शहजाद इंजरी के बाद वापस आए। आमिर जमाल भी रिसेंटली थोड़े से अनफिट रहे, तो आमिर जमाल का टीम में आना ये भी एक अच्छा साइन है। फिर पाकिस्तान के पास 2 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। सलमान अली आगा ऑफ स्पिन करवा लेते हैं, उसके बाद साइम अयूब को हमने अभी साउथ अफ्रीका के और साइम अयूब को भी भट्टी साहब अगर आप बीच में इंक्लूड कर दें, और सऊद शकील। जी हाँ, सऊद शकील भी। लेकिन मेरे ख्याल में जो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, एक तो पाकिस्तान के जो कप्तान है शान मसूद, उनकी बैटिंग में परफॉर्मेंस, क्योंकि शान मसूद काफी अरसे से कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। फिर बाबर आजम, जो पिछले 2 टेस्ट मैचों में हमने ड्रॉप करने के बाद अब बाबर आजम को दोबारा टेस्ट टीम में लेकर आए हैं और उनको वन डाउन पर हम। अच्छा, वैसे भट्टी साहब, शान मसूद ने भी काउंटी में रन्स के अंबार लगाए हुए हैं। अगर उसी तरह की कंडीशंस है तो फिर देयर इज अ चांस फॉर शान एज वेल। बिल्कुल, शान के लिए एक आइडियल चांस है कि यहाँ पर वो मैच विनिंग इनिंग्स खेलें, फ्रंट से लीड करें कप्तान की हैसियत से। पाकिस्तान की देखिए टीम तो बहुत बैलेंस है। अगर आप ओपनिंग स्लॉट देख लें तो साइम अयूब और शान मसूद, 3 नंबर पर बाबर आजम आएंगे, 4 नंबर पर कामरान गुलाम है, सऊद शकील है, मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा है, आमिर जमाल है। तो पाकिस्तान 8 बैट्समैनों के साथ इस टेस्ट मैच में जा रहा है। उम्मीद है सिकंदर के शान के लिए भी आइडियल कंडीशंस हैं तो वो भी अच्छा करेंगे। अच्छा, अब जरा बैटिंग जो लाइनअप है हमारा वो भी देख लें, क्योंकि अगर 7 नंबर तक हम देखें, सलमान अली आगा तक तो वी आर ओके, और इनफैक्ट उसके बाद आमिर जमाल आ जाते हैं और वो भी ऑलराउंडर है, तो अब वी आर सेट। मतलब हमारे लिए इतना ही बैटिंग अटैक शुड बी इनफ। नहीं, देखिए बहुत अच्छी आमिर जमाल को असूलन तो वाइट बॉल में होना चाहिए, यहाँ शाहीन को होना चाहिए था। ये पहले से कह रहा हूँ कि जी शाहीन को टेस्ट में होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था। सिको में कथा कलामी हो रही है। शान मसूद ने, जो मुझे इत्तला मिली है कि रिसेंटली सिलेक्शन कमेटी से कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी तक टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता, मुझे आप व्हाइट बॉल तक महदूद रखें। अच्छा, ये खुद उसने कहा है जी, उसकी रिक्वेस्ट पे। जी हाँ, अच्छा, उसकी रिक्वेस्ट पे बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास एक इंटरव्यू उसका रखा हुआ है कि जो कह रहा था नहीं मैं तो हमेशा खेलना चाहता हूँ। एनीवे, अब एक बात जो भी थिंग्स चेंज विद टाइम ना, सो अब मेरा ख्याल है एहसास हुआ होगा कि आगे इतना बड़ा टूर्नामेंट है और एनर्जी सेव रखना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, ये चीजें और ये आप तो शुरू से कहते रहे हैं। हाँ, नहीं, अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो इस किस्म की चीजें मैंने पढ़ी नहीं कहीं वैसे। अच्छा, अभी जो आप बात कर रहे थे स्पिनर्स की कि हमारे पास जो है साइम भी है और सऊद शकील भी है, सलमान, सऊद,
तो मैं हमेशा कप्तान को कहता हूँ, यार आपके पास जितने भी बॉलर्स हैं, आप इसको उनको मैचों में कराते रहें बॉल। आप देखें साउथ शकील को सदियां गुजर गई हमने बॉल करते हुए नहीं देखा। आप साइम अयूब को वनडे मैचेस में T20 में बॉलिंग ही नहीं करा रहे थे कप्तान साहब, फिर आके कराई तो पूरे 10 ओवर करा दिए। तो ये एक अजीब सी कैफियत है इन कप्तानों की। पहले बाबर भी यही करते थे, अभी रिजवान करते थे। इनको सीखना है बहुत कुछ। हमारी बैटिंग लाइन तो बड़ी वैसे तो सॉलिड नजर आती है। अब यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर में जो मेरे पास बैटिंग ऑर्डर आई हुई है उसके अंदर वो कामरान गुलाम कभी 1 डाउन होते हैं, कभी 4 होते हैं। आई एम नॉट श्योर, अगर भट्टी साहब बताएं वो 4 पे खेलेंगे या 5 पे खेलेंगे। बाबर आजम के नीचे आएंगे मेरा ख्याल है। बाबर नहीं थे, अब बाबर वापस आ गए, तो अब वो क्या खेलेंगे? 4 मेरा ख्याल है 4 भी खेलेंगे। अच्छा, फिर तो साउथ शकील के आने से भी बड़ी सॉलिड। साउथ शकील इज अ वेरी फाइन बैट्समैन। अब ये इसमें एक और चीज मैं देख रहा था कि सलमान अली आगा बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, तो हमारे पास सॉलिड 7 नंबर तक बहुत अच्छी बैटिंग है। लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा रहता है पहला दिन। भट्टी साहब क्विकली ब्रीफली बस जाते जाते चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जो है वो कहाँ तक पहुंची हैं, क्या सीन है वहाँ पे? कराची के स्टेडियम, लाहौर स्टेडियम की बहुत बात होती है, वैसे कराची स्टेडियम की क्या अपडेट है? देखिए कराची स्टेडियम में जो फार एंड है जहाँ पर पुराना एक स्कोरबोर्ड होता था, वहां पर 4 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। और लास्ट सैटरडे को मोहसिन नकवी साहब ने विजिट किया, तो यहाँ भी काम जो है 24 घंटे जारी है। तो उम्मीद यही है कि जो ट्रायंगुलर सीरीज आ रही है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की बिफोर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उसके 2 मैचेस और फाइनल भी कराची में होना है। तो मेरे ख्याल में सारा काम जो है वो तैयारियां भरपूर तरीके से चल रही हैं। आई होप कि मौसम आड़े नहीं आएगा, क्योंकि पंजाब में फॉगी वेदर स्टार्ट होने वाला है, सर्दियां भी नहीं होपफुली नहीं आएगा और सब टाइमलाइन पे पूरा हो जाएगा। अच्छा, फाइनली अगर हम वापस थोड़ा सी, आपने चैंपियंस ट्रॉफी को भी टॉस की आप लेकिन टॉस का जरूर हम सेंचुरियन वापस चलें जरा और बताएं कि इन वेदर कंडीशंस में टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, और अगर हम टॉस जीत जाते हैं तो हम बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग करेगा। अगर मॉइस्चर जिस तरह कल से जिक्र हो रहा है कि इसमें मॉइस्चर है, साउथ शकील कह रहे थे, तो 100% जो है जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा। वो देखेगा इस पिच की कंडीशन का। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर पिच समझ में ना आ रही हो या मॉइस्चर है, आप पहले बॉलिंग कर लें, आपको आइडिया हो जाता है आपके बैट्समैनों को कि पिच क्या बिहेव कर रही है, देन यू बैट। होपफुली हम टॉस जीतें और फिर जो भी फैसला हो हमारे हक में वो करें। थैंक यू सिकंदर, थैंक यू भट्टी साहब। और राइट, ओके, सो ये मैच एक दफ़ा हम आपको दोबारा याद दिला दें कि 1 बजे हमारा पाकिस्तान टाइम दोपहर को स्टार्ट हो जाएगा, और ऑब्वियसली टेस्ट मैच है, ज़रा चलता भी रहेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। देखिए अब हम हर फॉर्मेट में जीतना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमें थोड़ी सी आदत सी हो गई है ना जीतने की। पहले हमारी टीम वॉज इन परफॉर्मिंग वेरी वेल, पूरा साल लग गया उस सेटलमेंट में, एंड नाउ ODI के तो हम आई फील एटलीस्ट कि वी आर रियली अच्छा जी या अभी हम जरा मौसमी अपडेट देते हैं आपको। मौसमी अपडेट आपको मेरी खांसी से आपको अभी तक मौसम की अपडेट, ये अपडेट मुसलसल बैकग्राउंड में और अब्दुल्ला ना ऐसे बच रहा हूं बस। ही इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द फ्रेम। अब्दुल्ला कुछ नहीं हो सकता। वैसे मुझे माहिर इन्फेक्शियस डिजीज बताएं कि ये काफी दिन से बीमार थी, अब 1 हफ्ता गुजर गया, उसके बाद तो मेरा ख्याल है खांसी। आई एम नॉट बीमार एनीमोर एट ऑल, बट खांसी का इंसान क्या करे? आपको पता है खांसी सबसे आखिर में जाती है। पता नहीं इसका आखिर कब आएगा, बिकॉज इसकी भी स्टेजेस हैं। अब तो ऐसी हो गई है जो कि आपने सुनी ली है कि रुक ही नहीं रही। मुझसे ज्यादा ना बुलवाओ भाई। मैं अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ, फिर आप मेरा साथ दीजिएगा, लेकिन बोलने में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि मुल्क भर में सर्दी में इजाफा हो रहा है। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की वजह से नदी नालों हत्ता के पाइपलाइनों में भी पानी जम गया है। ये जो होता है एक्चुअली खून जमाती सर्दी में ज़ियारत, क्वेटा और कल्लात में गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने जनवरी के दूसरे हफ्ते में सर्दी में इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। ऑलरेडी मतलब ये पाइपलाइंस जो है, पानी जम रहा है एंड एवरीथिंग, वहाँ मजीद सर्दी होनी है। कराची का हम आपको हाल बता देते हैं, और कराची में भी सर्द हवाओं के बायस सर्दी बढ़ गई है, और ख़ास तौर पर रातें जो है ना वो काफ़ी ठंडी हो गई हैं। वैसे दैट साउंडेड रियली नाइस। और यू नो वी हमें कम कम सर्दी मिलती है तो हम तो इसको भी इंजॉय कर लेते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है, और मरी समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। दीज आर द मंथ्स, इसमें कोई कमी आप एक्सपेक्ट ना करें, सर्दी बढ़ेगी। अच्छा जी, क्वेटा हम जाएंगे, और क्वेटा में सर्दी का आलम क्या है ये हमें एग्जैक्टली बता रहे हैं शहाब उमर।
आज ही वादी क्वेटा और गिरदुनाव में इन दिनों मौसम शदीद सर्द है। ख़ास तौर पर सुबह के औकात में आज जो कम से कम दर्ज हरारत नुक़्ते अंजुमात से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। न सिर्फ आज बल्कि गुज़िश्ता कई रोज़ से कभी 4, कभी 5, कभी 6 मनफी डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो घरों से बाहर निकलने वाले अफराद हैं, दुकानदार हजरात हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, गोश्त फरोश हैं या कोई निजी सिक्योरिटी गार्ड है, जब घरों से निकलते हैं तो अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए वो आग जलाकर हाथ सेक रहे होते हैं। इसी तरह हम एक जगह पे मौजूद हैं, कुछ दुकानदार यहाँ पे अपने हाथ सेक रहे हैं। मुझसे पूछते हैं कि ये बताएं कि जब घरों से निकलते हैं सदी ठंड में तो किस तरह अपने आप को गर्म रखते हैं। वो जिस टाइम पे मैं घर से निकलता हूँ अपने आप को ढक के निकलता हूँ। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं मैंने टोपी पहनी हुई है, वास्कट पहनी हुई है, उस पर कोट पहना हुआ है और आप स्लिप का स्वेटर पहना हुआ है, मोटे कपड़े हैं। इस तरह अपने आप को हम ढक के निकलते हैं। इसके बगैर तो फिर अगले दिन इंशाल्लाह डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। आज बिल्कुल इसी तरह जो दीगर सरकारी मुलाजिम हैं वो भी जब घरों से निकलते हैं, जो पैदल चल रहे होते हैं या मोटरसाइकिलों पे होते हैं, वो भी अपने आप को खूब डाम के निकलते हैं ताकि जो सर्दी की असरात है उसकी शिद्दत से बचा जा सके। क्वेटा के अलावा बलूचिस्तान की दीगर जो शुमाली ज़िला हैं वो भी शदीद सर्दी की लपेट में हैं। खासतौर पर कल्लात, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्लाह, जो दीगर बाला इलाके वहाँ पर भी जो दर्ज हरारत नुक़्ता अंजुमात से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी सही कह रहे हैं आपने बहुत अच्छी बात की है कि अगर एहतियात नहीं करेंगे तो अगले दिन डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। सो इसलिए ऑल दोज जो कि बड़े बहादुर बनते हैं, नहीं हमें अच्छा एक नया ब्रवाडो, नहीं हमें ठंड नहीं लगती। अभी भाई सबको ठंड लगती है। अगर और आपको फीलिंग ना हो रही हो ना, अंदर ठंड लग जाएगी, लग जाती है। सो इसलिए बात यह है भाइयों और बहनों, एहतियात करें। एहतियात, और ख़ास तौर पे वो लोग जो बाइकों पे होते हैं ना और जो वो विंड चिल फैक्टर लग रहा होता है उससे अपने आप को बचाएं। और जिनका सिंक थोड़ा आउट होता है ना, उन्हें फिर ज़्यादा ठंड लग जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते आप बीमार अच्छा, तो बच्चों को खास तौर पे सर ज़रूर कवर करें ना। सर ना कवर हो, अगर सर कवर हो जाए तो बहुत चीज़ों से बचत हो जाती है। बताएं बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है? उन्हें जितनी भी दफ़ा मोज़े पहनाए जाएं, मतलब जुराबें, उनको क्या मतलब आप अभी पहनाएंगे और अभी आप बस किसी काम से बाहर जाएंगे और कमरे से बाहर जब बच्चे आ रहे होंगे तो उनकी जुराबें उतरी हुई होंगी और एक गुम चुकी होगी। मतलब ये भी होता है, इतनी सी तो होती है, गुम जाती है, भाई दोबारा पहना दो, इतना भी क्या हो गया। मैं सारा दिन यही करता रहा हूँ, जुराबें पहनाना, उतार वो खुद लेते थे। एक तो सॉक्स ना पहनाएं, छोटी ना बनाएं, वो लिटरली नी तक जो हो ना, घुटने तक, वो लंबी जुराब पहनाएं और ऊपर टाइट पहना दें, बच्चा निकाल ही ना सके। ये सब कर लेते हैं, फिर घर में रखो बच्चों को। अच्छा, ये कुछ लिस्टें जो सामने आती हैं ना, तो इसमें मैं देख रही थी, हम बाहर के मुल्कों का सुनते हैं ना कि माइनस वॉट एवर तक कनाडा में बात पहुंच गई। -20 है स्टोर में, -20। मतलब लोग ना निकले अभी 2 महीने ना घरों में चूल्हों के और आगे अच्छा मुझे ना बच्चों की जुराबों की हम बात कर रहे थे। अगर बच्चे आपके साथ सो रहे हो ना, मतलब आपके बेड पे सो रहे हो, दे आर योर पर्सनल हीटर। नहीं, दे आर योर पर्सनल हीटर, लेकिन एट द सेम टाइम आप ठिठर रहे होंगे, आपने लिहाफ, कंबल कुछ भी लेना है, उनको नहीं लेना। अब उनको नहीं लेना, अब तो वो बाहर है और आप अंदर हैं, आप अंदर हैं, तो बड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। तो प्लीज राइट टू अस और कुछ आइडियाज दें कि क्या करना है। लेकिन आई लाइक द आइडिया ऑफ एक बच्चा साथ हो ना, तो वो गरम गरम आराम से आपकी, हाँ, आराम से आपकी रात गुजर जाए। भाई जरा अपडेट दें अपने अपने इलाकों की। गैस आ रही है खाना वाना पकाने के लिए? कराची वालों की खास तौर पे हम बात करें क्योंकि कराची में गैस की शदीद किल्लत ने शहरियों को की ज़िंदगी जो है ना वो अजीरन तो कर रखी है। इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट द एंटायर ईयर, क्योंकि पूरा साल ही जो था ना वो बड़ा ही चैलेंजिंग था और गैस ने हमेशा से ही परेशान करके रखा हुआ है कि कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। और सर्दियाँ तो आते ही रही सही, जो छोटी मोटी थोड़ी सी गैस रह गई थी वो भी गायब हो गई है। एवरीथिंग इज़ नाउ ऑन इलेक्ट्रिक। गीज़र, मतलब कुछ भी कर लो वो इलेक्ट्रिक पे ही चलेगा। शहरियों को खाने पीने और गीज़र चलाने में शदीद मुश्किलात का अब ऑब्वियसली सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मुख्तलिफ औकात हैं, रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस की सरकारी लोड शेडिंग तो मामूल है ही, लेकिन मसला यहाँ सिर्फ गैस लोड शेडिंग का नहीं है। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ दिन भर भी गैस नहीं आती और जहाँ आ रही होती है वहाँ प्रेशर इतना कम होता है कि मिनटों का काम लिटरली घंटों में होता है। रोटी बनाना तो आप भूल जाएं, क्योंकि रोटी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है ना तवे को। सो रोटी तो नहीं बन सकती, रोटी बाहर से आती है फिर। और सिंध पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा है और आइन के मुताबिक किसी भी मादनी ज़खायर पर सबसे पहले उसके सूबे के अवाम का हक होता है, मगर
मुल्क की ज़रूरियात और फिर मुल्क की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। लेकिन यहाँ हाल ये है जो है हमने आपको बताया है कि इतना बड़ा सिंध का सबसे बड़ा शहर ही गैस से महरूम है। अच्छा, मतलब आप ज़रा देखें कि डेप्रिवेशन कितनी शदीद किस्म की है। पिछले कुछ सालों तक हम सिर्फ गीज़र तक ही रोते थे कि जी गैस इतनी कम है कि गीज़र पानी नहीं गर्म, मतलब गीज़र आप ऑन नहीं कर सकते। अब तो चूल्हे नहीं चल रहे, मतलब वो कम होते 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 इतनी कम हो गई है। डू यू नो दैट आई नो पीपल लाइक मेरा जो स्टाफ है मेरे घर में, वो लकड़ियाँ लेके आते हैं और उस पर खाने बनते हैं। मतलब एक प्रिमिटिव पुरानी दुनिया में आप चले जाएं जहां आपको मतलब इन मेजर्स पे आपको उतरना पड़ रहा है, विच इज़ वेरी सैड। उसके और मसले होते हैं, आपको पता है, लकड़ियों से दमा ही हुआ रहता है, खांसियां ही चल रही होती हैं, घर काले हो जाते हैं, पूरे घर कमरे स्याह हो जाते हैं धुएं से। और गैस आपको पता ही है एलपीजी जो सिलेंडर वाली है वो इतनी महंगी है कि अफोर्ड नहीं की जा सकती। ज़ाहिर है बड़ा अहम मसला है। जो नुमाइंदे हैं जो वफाक में बैठे हुए हैं, मतलब अब आप देखें ना, वो इस मसले पर तो कितनी आवाज़ उठा रहे हैं। अभी तक तो हमने कोई लाउड आवाज़ सुनी नहीं। अब्दुल्ला, हमारे इस शहर में पानी हमारा टैंकर से आता है, गैस जो है अब हम सिलेंडर लाएंगे तो आएगी, वरना मतलब आपके घर कुछ नहीं आ रहा, ना पानी ना गैस। सो दैट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। के हमारे साथ ही अली इमरान सैयद हमारे साथ हैं। सुई सदन की तरफ से अली कहा जा रहा था कि गैस की लोड शेडिंग कहीं भी नहीं हो रही है। क्या इत्तलात हैं शहर में गैस की फराहमी की? जी, उनकी तरफ से यकीनन दावा किया जा रहा होगा और कोशिश भी की जा रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो मुख्तलिफ ही इलाकों से खासी जो है वो इस जानिब इशारा कर रही है। गैस दस्तियाबी कम हो रही है और वो जो चिराग एक टिमटिमाया करता था ना बुझने से कबल, वो सूरत हाल कराची में हो गई है कि मुख्तलिफ इलाके और इनमें इजाफा हुआ चला जा रहा है कि जिसमें दोपहर के औकात में गैस नहीं होती है। हालांकि सुई सदन का ये कहना है कि दोपहर के औकात में यानी सुबह 6 से रात 10 तक गैस दस्तियाब होती है। तो दावे के बरखिलाफ अगर हम इलाकों की बात करें तो कुछ इलाके जो कि हमने नोट किए हैं, जौहर ब्लॉक 2, नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक H, यहाँ पे दोपहर को गैस नहीं होती, बहुत ही लो फ्लेम होता है कि जिसमें कम से कम आप घरेलू ख़वातीन का रोटी बनाना खुसूसन मैं कहूँगा कि बहुत मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली बाग़ कुरंगी में दिन के औकात में गैस नहीं है। ये कुरंगी का इलाका गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 पिंक रेजिडेंसी में भी दोपहर के औकात में गैस का फ्लेम कम हो रहा है। साथ ही एफबी एरिया के अच्छे खासे ब्लॉक्स हैं कि जहाँ पे गैस दस्तियाबी की सूरत हाल दीगर इलाकों के मुकाबले में खासी सिवियर हो रही है। एफबी एरिया से हमने जो सैम्पलिंग की है उसमें वहाँ से मुख्तलिफ ब्लॉक से इतलात आ रही हैं कि गैस दस्तियाबी खासी डिस्टरप्ट हो रही है। मुख्तलिफ इलाके और भी हैं, लियाकताबाद C1 एरिया है, आगरा ताज है, जेल रोड का भी इलाका है जहाँ पे दोपहर को गैस नहीं होती है। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि लोगों ने प्रेशर पंप्स लगाए हुए हैं जो कि बहुत ख़तरनाक भी होते हैं, हादसा भी होते हैं, उनकी रोकथाम नहीं है। सेकेंडली ये कि ये जो एरियाज़ फैक्ट्री से करीब हैं, जैसे मैं गार्डन के कुछ एरियाज़ का हवाला दूंगा खुसूसन कि जो फैक्ट्री से करीब हैं वहाँ पे फैक्ट्री वालों ने प्रेशर पंप्स लगाए हुए हैं कि करीब के जो रिहायशी इलाके हैं उनको गैस नहीं मिल रही। अब ये वो सूरत हाल है कि जिसको सुई सदन अगर चाहती और उनका जो भी रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं वो चाहते तो वो इस सूरत हाल को इंस्पेक्शन के थ्रू कर्टेल कर सकते, यानी उसे रोक सकते थे, चेक कर सकते थे, लेकिन वहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। फैक्ट्रीज़ भी न सिर्फ ये कि घरेलू सार्फिन बल्कि फैक्ट्रीज़ ने भी ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि प्रेशर्स लगाए हुए हैं और वो गैस खींच रहे हैं। दूसरी तरफ एक ओवरऑल पिक्चर की बात ज़रूर की जानी चाहिए कि सुई सदन को इस वक्त 730 MMCFD गैस मिल रही है। 60 MMCFD सिर्फ पिछले विंटर से अब तक कम हुई है और 5-6 साल में ये 1250 MMCFD होती थी और ये 730 MMCFD हो गई है। तो यानी अगर आप फ़र्क देखें जो गैस दस्तियाबी में है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो कम हुआ है। तो ये सूरत हाल जो है ओवरऑल है कि गैस दस्तियाबी भी कम है और मैनेजमेंट के भी मामलात ऑन द ग्राउंड। यानी इतने इलाके जो हैं वो तो आपने गिनवा दिए और ऑफ कोर्स हम भी यहाँ अपने ऑफिस में अपने कॉलीग्स में बात करते रहते हैं। ये ब्लॉक 9 वाली जो आपने बात की है ना, दैट इज़ सो ट्रू, देयर इज़ नो गैस ओवर देयर। और इनफैक्ट फेडरल भी एरिया का ब्लॉक 9 जो है, इनफैक्ट यहाँ तो हम तो विंटर की बात करें, यहाँ तो समर में भी गर्मियों में भी गैस जो है वो बहुत ही कम, बड़ी मुश्किलों से आती है। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। अली इमरान, लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है, अब ये उस गैस की हम बात कर रहे हैं जो कि कभी आती है कभी नहीं आती। मुल्क भर में गैस की कीमतों में इजाफे की भी तजवीज़ हो रही है। मतलब जो चीज़ नहीं आ रही उसकी कीमतें जो हैं वो पहले ऊपर जाने की बात हो रही है। क्या इतलात हैं आपके पास, ये क्या हो रहा है?
जी, गैस रेट्स के हवाले से तनकीद भी हुई है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, सुई सदन का ख़ुद ये कहना है कि उन्होंने UFG पिछले जो MD थे इमरान बनियार, उनके 5-6 साल में खासा काम हुआ और UFG बहुत अरसे बाद सिंगल डिजिट की तरफ आया है। तो जब गैस ज़िया कम हो रहा है, आपके लॉसेस कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो ये गैस कीमत में इजाफे को इस हवाले से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। 26-27% जो कोई भी इजाफा है ये अभी तो नहीं हुआ, ये ओगरा ने प्रपोज ज़रूर किया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और खुसूसन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और फिर प्राइम मिनिस्टर की सतह पर इसमें फ़ैसला होता है कि इंडस्ट्रीज़ की तरफ इसका बर्डन ज़्यादा डालना है, कमर्शियल सार्फिन की तरफ ज़्यादा डालना है, या ये कि जो घरेलू सार्फिन है उनकी तरफ जो है वो गैस की कीमत में इजाफे का ज़्यादा बोझ डालना है। तो ये तय जो है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है, अभी नहीं हुआ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जनवरी से ये इजाफा होना है तो खासे महीनों के बाद फिर डिसीजन होता है, जुलाई में इजाफा होना है तो खासे महीने बाद, और फिर वो जो भी इजाफी रकम होती है वो बिलों में एडजस्ट आगे की जा रही होती है। शुक्रिया आपका अली इमरान सईद। अच्छा ये बताइएगा कि गैस वाले, आप ज़रा किसी को सेंस है, हम बचपन से देख रहे हैं और आज 2025 में हम दाखिल होने वाले हैं, तब भी कोऑर्डिनेशन का फुकदान ये है कि अभी सड़क बनी होती है और उसके 2 हफ्ते बाद, अच्छा लाजमन उसके 2-3 हफ्ते बाद, एक याद आता है कि यहाँ एक नीचे पाइपलाइन वालों को याद आता है कि यहाँ तो हमने गैस की पाइपलाइन नहीं बिछाई। ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करते आपस में सारे? वैसे क्यों आपने बात की है, अभी कुछ हो रहा है? सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कितनी सड़कें, कितनी गलियां खुदी पड़ी हैं, मतलब जो अभी बनी थी, एक तो अल्लाह अल्लाह करके बनी थी। वैसे तो आप नाजुमाबाद वगैरह का हाल देखें ना, क्या है। नाजुमाबाद 2 नंबर की आप सड़कें देखें, नाजुमाबाद 1 नंबर की देखें, 4 नंबर की देखें, मतलब क्या है वहाँ पे हाल। और ओवरऑल सारा ही, मगर जहाँ जहाँ बन गया था कुछ, वहाँ पे अब गैस पाइपलाइन के लिए दोबारा खुदाई शुरू हो गई है। वेरी नाइस। एक बात बताऊं, ये एज फ्रस्ट्रेटिंग एज इट माइट बी, ये ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अभी खुदी हुई है ना, अभी बनेगी, दोबारा खुदेगी, पता चल गया। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट हमने देना है। और अच्छा जी, आज जो ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो है जी खुशबू की शायरा परवीन शाकिर को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, जिनकी आज है 30वीं बरसी। सोचें ज़रा, परवीन शाकिर जो हैं वो पैदा हुई थी 24 नवंबर 1952 को कराची में, और उनका पहला मजमुआ कलाम क्या था? पहला मजमुआ कलाम उनका खुशबू था, जो शाया हुआ और बेहद मकबूल हुआ। शायरी की दुनिया में अहमद नदीम क़ासमी जैसे अदीब की सरपरस्ती इन्हें हासिल रही। उर्दू अदब की मुनफरद लहजे की शायरा होने की वजह से परवीन साहिबा ने बहुत ही कम अरसे में और बहुत ही कम उम्री में अंदरून और बैरून मुल्क बेपनाह पजीराई हासिल की। अब जो हम आपको खबर बताने लगे ना, वो शायद आपने सोशल मीडिया पे सुन ली हो, लेकिन ऐसी खबरें जब आती हैं तो मुझे लगता है ये कोई फिल्मी स्टोरी है, ये रियल लाइफ नहीं हो सकती। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? बहावलपुर से ये खबर है, और वहाँ जी इंतहाई इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। हुआ क्या है कि महज फसलों से लकड़ियाँ उठाने पर ज़मींदार ने गरीब खातून पर कुत्ते छोड़ दिए। कैन यू इमेजिन? खूनखार कुत्ते खातून को नोचते रहे, घसीटते रहे, और वो एंटरटेन होता रहा, वो एंटरटेन होता रहा। मुतासरा खातून बुखार सुन रहा, वो एक्चुअल एंटरटेन हो रहा था। इसीलिए तो वो कितने आदमी थे टाइप मूवियाँ जो नहीं होती थी एक ज़माने में, मुझे लग रहा है ये कोई मूवी का। मुतासरा खातून को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है और ज़मींदार और साथियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुतासरा खातून के मजदूर शोहर का कहना है कि ज़मींदार और उसके साथियों ने पुरानी रंजिश की बिना पर मेरी बीवी पर कुत्ते छोड़े हैं, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गई हैं, और लेट्स होप कि इंसाफ हो इस मामले में। वी हैव आवर कॉरेस्पॉन्डेंट विद अस, उनसे भी पता करते हैं, बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि इतना क्या हो गया। वज़ीर आला पंजाब जो खुद एक खातून है, उन्होंने अपने आते ही, आपको याद होगा जब पहली तकरीर की थी उसमें ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ की भरपूर अंदाज में बात की थी, आवाज़ उठाई थी। ये जो मुतासरा फैमिली है, ये वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर रही है। ज़ीरो टॉलरेंस की बात हुई थी उस वक्त। अमीन अब्बासी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ है। अमीन अब्बासी, ज़रा डिटेल दें कि हुआ क्या, बैकग्राउंड क्या है इसकी? बहावलपुर की तहसील यजमान के इलाके चक 128 DNB में 2 ज़िम्मेदारों के दरमियान जो चपकलश चल रही है, उसकी वजह से एक मज़दूर की बीवी पर एक ज़िम्मेदार ने मुबैना तौर पर कुत्ते छोड़ दिए, जिसकी वजह से वो खातून शदीद ज़ख्मी हो गई। पालतू कुत्ते थे, उन्होंने उस खातून को, परवीन बीबी को बुरी तरह नोच डाला
और फिर वहाँ से मकामी एक हॉस्पिटल में उस खातून को मुंतकिल किया गया। वहाँ पर वो 24 घंटे रही, लेकिन उसकी हालत जो है वो और तशवीशनाक होती गई। तो फिर उस खातून को वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल के सर्जिकल वार्ड 2 में मुंतकिल किया गया है और अब वो खातून यहाँ पर ज़ेर इलाज है। FIR इस वाक़े की हो चुकी है। थाना डिरावर है, सहराए चोलिस्तान का इलाका है और वहाँ पर मोहम्मद अशरफ की मुद्दत में FIR दर्ज हो चुकी है। आप ज़रा, बहुत शुक्रिया, आप अंदाज़ा करें द ट्रॉमा कि आपके ऊपर कोई कुत्ते छोड़ दे। मतलब आप तो बॉडी अगर आपकी हील कर भी जाए उसके बाद, ऑल्दो आई डोंट इवन वांट टू गो देयर कि उस औरत के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन ट्रॉमा आप सोचें लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा है। तो लिहाजा जो हमें देख रहा है बावलपुर में है, नज़दीक है, अगर आप काउंसलिंग कर सकते हैं इस खातून की तो प्लीज़ डू इट, बिकॉज ये शी इज़ गॉन। इसके बाद सोच सकते हैं आपके वो दिमागी हालत क्या होगी। और मतलब मेक श्योर ये ज़ाहिर है गरीब मजदूर है। मुझे आप बताएं ये केस लड़ सकेगा? कुछ हो, आप मुझे फ्रैंकली दिल पे हाथ रख के सब बताइएगा कि कुछ होगा, कि इसके कुछ होगा इस आदमी का। मतलब हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वहाँ पे हम क्या तवक्को करें, कुछ होगा? इसलिए हम एक दफ़ा फिर वज़ीर आला पंजाब को कहेंगे कि आप ही को कुछ करना पड़ेगा इधर, वरना ये तो इनकी तो इतनी नहीं है ये कि कोई लॉयर करें, कोई वकील करें, कोई केस करें, कोई जस्टिस के लिए कुछ लड़ें, कुछ नहीं होने वाला अगर इनकी मदद ना हुई। सो आई होप कि ये खबर उनके नोटिस में आई होगी और इस पर जल्द कोई नोटिस लिया जाएगा। मतलब और इतनी सीनियर खवातीन वज़रा हैं पंजाब में, मतलब आज़मा बुखारी हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, हिना परवेज़ हैं, और ये लोग बोलते भी हैं जब इस किस्म के कोई केस, तो ये वो केस है जिस पे आपको फ़ौरन पहुंच जाना चाहिए कि इधर हुआ क्या है, और सज़ाएं होनी चाहिए, नॉट जस्ट द काउंसलिंग ऑफ द वुमन, लेकिन सजाएं होनी चाहिए जो आगे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने खूनखार कुत्ते रखे हुए हैं। जो हमारे यहाँ आज भी कहते हैं ना कि मतलब ये औरतें मार्च क्यों करती हैं, ये पैट्रियार्की है इस माशरे की कि एक खातून को डिस्पोजेबल समझा। और चलो मर्दों की लड़ाई है, दो जमींदारों की लड़ाई है आपस में, जिसमें एक मजदूर खातून पे कुत्ते छोड़ देंगे हम। दीज आर द इशूज़ जिस पे घरों से बाहर निकलना पड़ता है, एहतजाज करना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। ये सारे मार्च, ये सारी आवाज़ इसलिए उठाई जाती है क्योंकि आज भी हम हर हफ्ते हर रोज़ ऐसी खबरें रिपोर्ट कर रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब अब 20 साल का ख़त्म हम हो रहे हैं, 25 साल इस सेंचुरी को गुजर रहे हैं और हम इधर ही बैठे हुए हैं। मुकदमा दर्ज हो गया बट इट नीड्स टू बी फॉलोड अप, और हम भी इस पे ज़रा प्रेशर रखेंगे। अच्छा जी, चैंपियंस T20 कप हो रहा था, आप में से पता नहीं कितने लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन नहीं तो हम बता देते हैं कि हुआ क्या है। स्टैलियंस ने जीत लिया है, फाइनल हो गया है। जियो सुपर दिखा भी रहा था, फॉलो तो हो ही था। सो मारखोर फाइनल में था और स्टैलियंस थे फाइनल में। मारखोर की टीम 200 रन का हदफ हासिल करने में रही है नाकाम और महज 124 रन ही बना पाई। मोहम्मद अली 3, जहादात खान और उस्मान तारिक ने 2-2 विकेटें हासिल की। स्टैलियंस ने यासिर खान की शानदार सेंचुरी स्कोर की बदौलत एक्चुअली मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए थे और ये सारा कुछ जियो सुपर पर चल रहा था। जो आर्डेंट क्रिकेट लवर्स हैं दे वर फॉलोइंग इट, और जो टीम्स हैं मतलब बहुत से वेल नोन लोगों ने ली हुई थी, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग थी। अच्छा बाय द वे, ये जब हम कहते हैं ना जी हमारे नए लड़के कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं ना, मतलब साइम अयूब जो है केस इन पॉइंट, अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए, दिस इज वेरी, सुफियान मुकीम भी है बिल्कुल डेफिनेटली, और बेतहाशा और नाम है। सो दिस इज वेयर दे शाइन and then they are picked up for the national team. और पता है कि ये इवेंट्स है ना जिसको दिखाने में सबसे आगे कौन होता है, जियो होता है। जियो सुपर पर ये बराह रास्त नशर किया जा रहा था। अब ये फाइनल हो गया है, सो ये टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा है बखैर आफियत। आज हमारा ऑल 2 मैच है श्रीलंका, वो साउथ अफ्रीका। यार मतलब बस हो गया ना, मतलब खांसी मुझे लगी हुई है, दिमाग पे आपके असर हो रहा है, इस तरफ से खांसी और इस तरफ से बातें, सो वो इसलिए एंड में देखें ना कसूर किसका होता है, मेरा का। कुछ भी हो जाए, मौसम बदल जाए इधर तो कसूर मेरा है। अच्छा, सर्दी बढ़ने के साथ साथ ना बीमारियां भी, मौसमी बीमारियां भी बढ़ी। मैं आपको देख के नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे मुल्क के तूलों से खबरें आ रही हैं। सब कुछ मेरे लिए आज कहा जा रहा है ना। देखें आज ज़रा ये हुआ है कि हम छोटी जगह पे आ गए हैं, ज़रा हम करीब हो गए हैं, खांसी मेरी बिल्कुल उसी तरह है या शायद ज़्यादा, तो भाई ज़रा परेशान है इस बात पे। अब्दुल्ला देखो होता है, हो जाता है, लोगों को एक दूसरे से लग जाता है, इसीलिए इसको वायरल कहते हैं, वायरस है ये। तो इसी तरह ही लगती है ना। ये ले मेरे 1-2 टिश्यू, ये ले
पीछे करें इसको। मजाक। अच्छा जी, हमने बात करनी है मुज़ाकरात की। एक तरफ से बैरूनी मुदाखलत हो रही है, आपको पता है ना, बैरूनी मुदाखलत हो हाँ, रही अब तो ऐसा कुछ लगना स्टार्ट हो गया है, कुछ इसी किस्म की। अब तो बरमला बैरूनी मुदाखलत हो रही है और एब्सोल्युटली यस कह रही है उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइए अब हमारे मामलात में मुदाखलत करें। देखिए पहले वो याद है ना, एब्सोल्युटली नो था, अब वो नो में हम यस हो गए हैं। अच्छा, लेकिन और भी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि आपको बताएं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर मामलात हल करने की कोशिशें हो रही हैं और पीटीआई का सबसे बड़ा मुतालबा बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई है। और एक तरफ तो पीटीआई हुकूमत से बातचीत कर रही है, मगर बाहर से भी हुकूमत पर प्रेशर बनाए हुए हैं, जिसका जिक्र अब्दुल्ला आप और बड़े कामयाब हैं वो इस प्रेशर को बनाने में। और अब आप मतलब कमाल बात यह है कि वो जो अमरीकी साजिश का बयानिया था, एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया था, क्या हम गुलाम हैं का बयानिया था, वो किस तरह से 180 डिग्री टर्न लिया है उसने। अब अमरीका बराह रास्त इन मामलात में बोल रहा है। अमरीकी जो नुमाइंदगान हैं जो कि नॉमिनेटेड भी हैं अब ट्रंप इंतज़ामिया में नई पोजीशन संभालने के लिए, वो बरमला इन बातों का इजहार कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि बानी पीटीआई जो हैं वो इसको भी अपने वर्कर्स को समझाने, जैसे कि आपको बता देते हैं कि पीटीआई कारकुनों को फौजी अदालतों से सुनाई जाने वाली हालिया सजाओं पर यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तो ये सारे बोल रहे हैं इस बात पे। और सबसे बढ़कर नौ मुंतखब अमरीकी सदर के नामजद खुसूसी बिल्कुल इनका नाम है रिचर्ड ग्रेनेल, वो इमरान खान की रिहाई के लिए मुसलसल बोल रहे हैं। बोल क्या रहे हैं, वो तो ट्वीट कर रहे हैं। और कल एक इंटरव्यू में उन्होंने रिचर्ड जो हैं उन्होंने दोबारा बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया और उन्होंने आने वाली ट्रंप हुकूमत में पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में नज़रसानी की भी बात की। और बाय द वे हुकूमत समझती है कि ऐसी बातें पाकिस्तान की दाखिली मामलात में मुदाखलत है। और ये तो पता है कि वो खुफिया खत भी नहीं है कोई, ये तो बरमला इंटरव्यूज़ हैं और एक्स पे बयानात हैं। मतलब ये वो मुदाखलत है जिसमें कोई छुप भी नहीं रहा और डंके की चोट पर हो रही है। और इसे सर्टनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट और क्या हम गुलाम हैं लिखवाती थी, एब्सोल्युटली यस के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वही रहेगा ना, नो को यस ही करना होगा, हाँ, बस खर्चा थोड़ा होगा। हाँ वैसे ये है ना। अच्छा, तलाल चौधरी का ये कहना है कि प्रेशर जहां से जितना भी आ जाए नथिंग इज गोइंग टू चेंज। अब उनका एग्जैक्टली क्या कहना है देखें। बानी पीटीआई उनके लिए बड़े आइडियल है और ये जो उनकी इमदाद मुख्तलिफ मगरबी लेवल पर नजर आ रही है तो इस पे तो बड़ा क्लियर हो गया है, बल्कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। तो मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ा क्लियर बात लग रही है कि बानी पीटीआई के होते हुए उनके जो मुफादात था वो बेहतरीन तरीके से बानी पीटीआई उनका तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं, इसीलिए आज उनको बहुत याद आ रहे हैं। बाकी उनकी रहाई वो किसी के प्रेशर से नहीं, वो यहाँ पर एक आइन और कानून ही तरीके से ही हो सकती है। वो पाकिस्तान के मुफादात के लिए तो नहीं कर रहे, वो तो कर रहे हैं अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अपना एक जो उनका पाला हुआ बच्चा या उनकी गोद में पला हुआ एक है, उसी को वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान पे इक़्तिदार में आए ताकि उनकी सारी पॉलिसीज और उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। अब जाहिर है कि इनको वेलकम भी कर रहे हैं, रीट्वीट भी कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बयानात दे देते हैं कि हमने तो किसी को नहीं कहा, लेकिन जो भी इस तरह की बातें करेगा हम उसे खुशाइंदी करार देते हैं। लेकिन इस वक्त इनके वोटर सपोर्टर, इनकी जो फ़ैन बेस है उसकी जहनी हालत ये है कि चाहे पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज़ हो या एटमी प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज़ हो, अगर अमरीका इनके बानी को यहाँ से निकलवा लेता है तो इनको सारी चीज़ें प्रॉब्ली ऐसा लगता है कि कबूली होंगी। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, फौजी अदालतों से सज़ा का मामला जो हो या बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रिचर्ड ग्रेनेल जो बात कर रहे हैं, बयानातों तहरीक इंसाफ ऐसे बयानात का खैर मकदम कर रही है अब्दुल्ला, बिल्कुल जैसे आप कह रहे थे, जबकि हुकूमत को ये सब कुछ सख्त नागवार गुजर रहा है। नेचुरली वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र यूरोपीय मुल्कों की तरफ से आने वाले बयानात को पीटीआई की लॉबिंग का नतीजा करार दे रहे हैं। देखें, देखिए इंतशार ने ये कोशिश की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को बाकायदा तौर पे एक कंट्रोवर्शियल मामले के तौर पे पेश किया जाए। जब आप किसी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो दिफाई इदारे के पास होती है, जब आप उस पर हमलावर होते हैं, जलाओ घेराव करते हैं, आग लगाते हैं, तो फिर उस इदारे की जिम्मेदारी होती है उसको प्रोसिक्यूट करना। अब जो मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है, देखिए पाकिस्तान में एक लीगल प्रोसेस है
ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये मिलिट्री ट्रायल होते हैं, जिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक होते हैं। इसमें तमाम वो हुकूक हासिल हैं जो किसी भी फेयर ट्रायल, यानी जो राइट टू फेयर ट्रायल है वो इफेक्ट नहीं होता। एक बिला वजह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इसमें से अपने लिए रियायत लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि रियायत हासिल हो नहीं सकती, बिकॉज जो भी इसमें मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हुए हैं वो कानून के मुताबिक हुए हैं और कानून के मुताबिक ये मामलात आगे बढ़ने हैं। तो मैं तरीके इंसाफ को भी कहूँगा कि इस पर सियासत से गुरेज करें। आपके पास मजीद लीगल फोरम्स मौजूद हैं, राइट ऑफ अपील मौजूद है, तो आप वो उसको अवेल कर सकते हैं। और इंटरनेशनली भी जो इस पर बातें की जा रही हैं तो उनको भी हम अश्योर करवाते हैं कि हम अपने इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ मिलकर काम फर्दर करेंगे। और काम फर्दर करने के साथ साथ ये बात यकीनी है कि तमाम जो इंटरनेशनल लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की गई हैं, उसकी किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अच्छा, लॉबिंग की कामयाबी तो सर्टनली है, क्योंकि जो बयानिया इमरान खान साहब ने अमेरिका के ख़िलाफ़ बनाया था, उसके बावजूद ये तमाम अमरीकी जो ओहदेदारान हैं या नुमाइंदगान हैं या नॉमिनीज़ हैं या मतलब मुमकिन एलची जो हैं, ये सारे और इनके अलावा भी बहुत से और बयानात दे रहे हैं पीटीआई के हक में या इमरान खान के हक में, तो ये लॉबिंग की कामयाबी तो है। और तो क्या इसमें है? तो फिर उनको कमेंट करना चाहिए, मतलब बहुत सी चीजें जो हुकूमतों को करनी चाहिए और जो कि काफ़ी अनसक्सेसफुल रहते हैं करने में या सोचते भी नहीं है, वो पीटीआई कर रही है। सो विच इज़ गुड फॉर देम, व्हाई नॉट। मतलब उनकी लॉबिंग से अगर कुछ हो जाता है तो उनके लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि जो बयानिया एक्चुअली अमेरिका मुखालिफ बयानिया था ना, जिसने पॉपुलैरिटी की उरूज पर पहुंचाया बानी पीटीआई को, लेकिन अब क्या कमाल, अब ये मंजर भी देख रहे हैं सब लोग। अच्छा, आपको ये भी बता दें, मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। ये कल तक हम आपको बता रहे थे ना कि ये, लेकिन आपको पता है मुझे लग रहा है तलखी भी ज़रा बढ़ गई है। ज़ाहिर है ये रिचर्ड ग्रैनल वाले मामले के बाद तो बयानात भी आ रहे हैं। तलाल चौधरी की गुफ्तगू कल रात हम जियो पे भी देख रहे थे। ये मुज़ाकरात का आशियाना पहली ही बड़ी नाजुक सी शाख पर बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर और तलखी बड़ी तो परवीन शाकिर से इंस्पायर होके ना इन्होंने कहा मैं अपनी शायरी कर दूं। इस स्टोरी में शायरी नहीं चाहिए थी। हैदर शिराजी हमारे साथ है, उनसे बात कर लें। हैदर शिराजी, बताइएगा, मुलाकात की इजाज़त मिल गई है, क्या उम्मीद रखें? एक तरफ ये बयानात चलते रहेंगे, दूसरी तरफ मुज़ाकराती अमल भी आगे बढ़ता रहेगा क्या? देखिए, आज दिन 2 बजे मुज़ाकराती टीम बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जा रही है और ये मुलाकात अरेंज करवाई गई है। और आज मुज़ाकराती टीम गुज़श्ता हफ्ते जो मुज़ाकराती अमल हुआ था उससे मुतल्लिक बानी पीटीआई को आगाह करेगी और मुस्तकबिल का लाया अमल तय करेगी। ये तो 2 बजे के मामलात हैं, लेकिन इससे कबल जो कमेटी का इजलास हुआ था मुज़ाकराती कमेटी का, उसमें स्पीकर एयाज सादक ने अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों को बैठाकर ये फैसला किया था कि कमेटी के अंदर जो फैसले होंगे उस पर बाहर जो बयानात दिए जा रहे हैं, बाहर जो सियासत हो रही है, उसका असर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि ये जो कमेटी फैसला करेगी वो उसके फैसले हतमी होंगे। तो लिहाजा जिस तरह ख्वाजा आसिफ बयानात दे रहे हैं, दूसरी तरफ से बैरिस्टर अली जफ़र हों या फिर तलाल चौधरी हों, ये बयानात दे रहे हैं। ये ठीक है, कहा जा सकता है कि ये बयानात सियासी बयानात हैं, लेकिन इसके असर भी हो सकता है। लेकिन कमेटी की हद तक तमाम मेंबरान ने मुत्तफिका फैसला किया था कि कमेटी ही हतमी फैसले करेगी। लेकिन ये भी तो फैसला नहीं हुआ था कि इस तरह के बयानात से गुरेज किया जाएगा, क्योंकि बयानात तो आ रहे हैं। देखिए, ये इसकी वजह यह है कि इससे कबल जब 2024 के इंतखाबात के हवाले से हमने देखा था कि पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात हुए थे, तो उस वक्त भी बयानात के हवाले से मैंने बानी पीटीआई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पूछा कि बयानात आप ऐसे क्यों देते हैं जिसकी वजह से मुज़ाकराती अमल रुक जाता है। उन्होंने कहा मैं तो नहीं दे रहा। तो हमने कहा कि माजी का रिकॉर्ड तो बताता है कि आप खुद दे रहे हैं। उन्होंने वक्ती तौर पर वो बयानात ना दिए, लेकिन आखिर पर जिस वक्त मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने ही फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी को कॉल कर दी कि मुज़ाकराती अमल नाकाम कहने का आकर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। उसके बाद गुज़श्ता जो कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुझे ये कहा कि देखें, आप तो कह रहे थे कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि हम मुतअद्दिद मरतबा पार्लियामेंट के अंदर इन रहनुमाओं के साथ बात करते हुए कहते रहे कि दोनों तरफ से कुछ ऐसी फोर्सेज हैं जो मुज़ाकराती अमल को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं, और इस मरतबा भी हमें यह लग रहा है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। इस तरह तो कहा था कि
हो भी रहा है और ना चाहते हुए भी चीज़ें इन्फ्लुएंस ज़रूर करती हैं। और अब तो मतलब उन स्टेटमेंट्स की हम क्या बात करें, अब तो एक्स पे मतलब ट्वीट्स आ रही हैं, तो वो उनका भी थोड़ा सा वजन होगा, कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाएगा ना उनका कि देखो हमारी लॉबिंग है और कितने लोग जो हैं कहाँ से हमारे लिए बोल रहे हैं। लेकिन हैदर ये ज़रूर बताएं, ये जो इस वक्त आज बानी पीटीआई से मुलाकात होनी है, इसको तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर समझा जा सकता है ना, क्योंकि कल परसों से यही कहा जा रहा है कि मीटिंग होगी, क्या बातचीत होती है, एक दूसरे के लिए कितने एवेन्यूज खोले जाएंगे, उससे बात आगे बढ़ेगी। ये तो काफ़ी बड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम इसको कहेंगे। देखिए, एतमाद की बहाली इस वक्त सबसे अहम है, क्योंकि पहले जब मुज़ाकरात हुए थे उस वक्त परवेज़ इलाही के घर पर क्रैकडाउन किया गया था, तो शाम के वक्त इसाक डार शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन कॉल करते रहे कि मैं वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करूंगा, हम मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस मरतबा भी कुछ ऐसे मामला तय किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये दूरी पैदा हो, जैसा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का मामला है। बानी पीटीआई ने 2 मरतबा कहा कि लेटर लिखा जाए शेख वकास अकरम के नाम से, मैं पीछे नहीं हटता, लेकिन अब पीएससी का इजलास बुला लिया गया है, इलेक्शन की तैयारी हो रही है। अगर एक तरफ इख्तलाफात जैसे बयानात दिए जाएं, दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को ना दी जाए, तो यही चीज़ें बाद में मुज़ाकराती अमल में दूरी का सबब बनेंगी। तो लिहाजा ऐसे मामला जो कंट्रोवर्शियल हों, इन पर इत्तफाक राय पैदा करना पड़ेगा। और दूसरा, सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कुछ ख्वाहिश नहीं है। हमारे वैसे आप मुझे बताएं, अभी आप कह रहे थे कि बाज़ लोग हैं जो दोनों तरफ से ये चाहते हैं कि मुबैना तौर पर ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकराती अमल सबोताज हो जाए या फिर नहीं आगे बढ़े। कैन यू नेम अ फ्यू, मतलब कौन, या फिर ये नहीं, हम इसको इस तरह रिफ्रेस करते हैं कि कौन इन मुज़ाकरात का हामी नहीं है, या कौन इन मुज़ाकरात को लेकर बिल्कुल भी पुरुम्मीद नहीं है, मतलब कौन है? देखिए, इन मुज़ाकरात के हवाले से जो मुज़ाकराती कमेटी है वो संजीदगी से चाहती है कि मुज़ाकरात हों। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई तो तीनों इस मरतबा इस हद तक मुज़ाकराती अमल पर आगे बढ़े हैं कि तीनों ने फैसला किया है कि नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात होंगे उस पर इत्तफाक राय होगा। और इमरान खान ने खुद जेल से इत्तफाक राय की बात की है कि ठीक है, जो हुकूमत कह रही है मान लिया जाए। इसीलिए बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये पैगाम मीडिया के जरिए दिया कि अगर बैरूनी ममालिक के रवाबित के हवाले से कोई बात करनी हो तो सिर्फ वो बात बैरिस्टर गौहर करेंगे, उमर अयूब करेंगे या सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम करेंगे, क्योंकि इससे कबल शरफ अफजल मरवत ने सऊदी अरब का बयान दिया था, बुशरा बीबी का बयान दिया था, तो कंट्रोवर्सीज पैदा हुई थी। लेकिन अब इस मरतबा मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कोशिश, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करने के लिए तो पीटीआई नहीं आई है। उनका प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट मुतालबा तो ये है कि बाकियों के साथ इमरान खान को छोड़ें, मतलब उनका मकसद इन मुज़ाकरात में बैठने का यही है कि बानी चेयरमैन को रिलीज किया जाए। देखिए, वो इस हवाले से कह तो रहे हैं, लेकिन आपको एक खबर आपको देता हूँ। अच्छा। ये नुमाइंदे खसूसी की ट्वीट्स एक तरफ, लेकिन सेंट्रल एंड साउथ एशिया का एक ये मुल्क है करीब में, यहाँ एक नुमाइंदे खसूसी अमेरिका के थे। इस मरतबा ट्रंप इंतज़ामिया में वो दोबारा उनको एशिया की हद तक कुछ ओहदे दिए जा रहे हैं। वो पीटीआई के रहनुमाओं से गुज़श्ता माह से राब्ते में हैं और गुज़श्ता हफ्ते एक पीटीआई के रहनुमा से 3 घंटे जूम पर उनकी मीटिंग हुई और वो इनपुट ले रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि सफ़ीर या अमरीकी नुमाइंदे पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों से राब्ते में नहीं है, वो राब्ते में हैं। लेकिन अगर इस हवाले से बानी पीटीआई साइफर जिसका पब्लिकली जिक्र नहीं था उसको लेकर कहते रहे कि मुदाखलत है, तो ये जो ट्वीट्स हो रही हैं और पीटीआई की कोर कमेटी के मुतअद्दिद मेंबरान इसको खुद ऑन कर रहे हैं और शहबाज गिल खुद कह रहे हैं तस्वीर दिखाकर कि ये पाकिस्तानी है जिन्होंने रिचर्ड ग्रेनल से राब्ता किया और जो जाकर जी वो भरमला ऐसे ऑन कर रहे हैं, मतलब कोई फासला नहीं इख्तियार किया जा रहा। I'm sorry, that's all the time we have for now. Interesting, आपने कुछ बातें बताई हैं हैदर, but thanks a lot. We have to move on क्योंकि अभी हमें ज्वाइन किया राना सनाउल्लाह ने, वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता। राना साहब, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ से बातचीत जो है वो शुरू हुई है और दूसरी तरफ नौमुंतखब सदर ट्रंप अमेरिका में बैठे, उनके खुसूसी एलची जो है रिचर्ड ग्रेनल की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालबात
सामने आ रहे हैं, तो बज़ाहिर लगता नहीं कि इस सूरत हाल से मुज़ाकरात पर कोई फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म तो बहुत पुरुमीद हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे, तो वहाँ कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ अनसर्टेनिटी भी है। तो पीटीआई कहती है कि बहरहाल हतमी फैसला बानी पीटीआई का ही होगा, लेकिन वज़ीर आज़म के एतमाद के पीछे क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि सब बहुत ही पुरुमीद है, मतलब ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, दूसरी साइड इतने नहीं है। जिस तरह से कहा जाता है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो मुल्क में होना नहीं चाहिए, बल्कि वो नजर भी आना चाहिए। और उसकी बुनियादी जो सिफ्त है वो यही है कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार वो तमाम इशूज़ के ऊपर जो मुल्क के बुनियादी इशूज़ हों उनमें एक दूसरे को एंगेज करे, एक दूसरे के साथ बैठे, एक दूसरे के साथ बात करे और जो बेसिक इशूज़ हैं उनके ऊपर कंसेंसस पैदा किया जाए। ठीक है, इख्तिलाफ के एरियाज होते हैं, उनमें इख्तिलाफ होना चाहिए, लेकिन जो बुनियादी रियासती मफादात हैं उनके ऊपर कंसेंसस होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। इससे ही मुल्क और कौम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस मकसद के लिए इन मुज़ाकरात का, इन डायलॉग्स का हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के दरमियान होना जो है ये एक बुनियादी ज़रूरत है मुल्क की भी और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की भी। बाकी इसमें देखें ना तो उन्होंने हमारी हर बात को 100% तस्लीम करना है और ना ही हम उनकी हर बात को जो है वो कंसीड करेंगे। ये वो अपना मौका पेश करेंगे, हम अपना मौका पेश करेंगे और कोई दरमियानी रास्ता जिसमें दोनों के लिए जो है वो आसानी हो उसके ऊपर पहुंचा जा सकता है अगर इरादा हुआ तो। ऑलराइट, लेट्स सी। अच्छा, ये भी बताइएगा, पहली मुलाकात में आपको पता है ज़बानी कलामी तो बहुत बातें हुई हैं। पीटीआई के शेख वकास अकरम का कहना है कि दो बुनियादी निकात पर तो कोई समझौता होगा ही नहीं, जिसमें बानी पीटीआई की रिहाई भी शामिल है। अगर हुकूमत संजीदा हुई तो सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ली जाएगी, ये भी उन्होंने साथ दोहरा दिया। बानी पीटीआई की रिहाई कैसे कराएंगे आप, कैसे फिर मामलात आगे बढ़ सकते हैं? देखें, ये बात जिस दिन पहले दिन हम बैठे हैं उस दिन ये बात हुई है हमारी तरफ से। अब जब वो इन ब्लैक एंड वाइट आएंगे तो हम उनसे ये बात ज़रूर करेंगे कि वो जो भी मुतालबा हमसे करें कि जी आप ये करें, तो साथ वो हमें ये भी सजेस्ट करें कि वो कानूनी और आइनी तौर पे हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर वो पीटीआई की रिहाई की बात करते हैं तो क्या बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव से हो सकती है, या उसके लिए किसी अदालत से जमानत लेने या किसी अदालत के केस को जो है वो चार्ज करने या उनको बरी करने या उनकी सजा को सस्पेंड करने की जरूरत है? तो ये सारी चीजें जो है ये किसी न किसी प्रोसीजर के साथ मुंसलिक है। तो हम उनसे ये जब वो इन ब्लैक एंड वाइट आएंगे तो हम भी उनको लिख के देंगे कि जी आप जो हमसे मुतालबा कर रहे हैं वो ये भी फरमाए ना कि हाउ दैट इज पॉसिबल और उसका प्रोसीजर क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, तो फिर उससे बात आगे बढ़ेगी। ऑलराइट, ठीक है राना साहब, लेकिन साथ ही बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई समझते हैं कि मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो क्या इस पूरे अमल का कोई टाइम फ्रेम हो सकता है, क्योंकि इतना कुछ होने भी वाला, नया साल शुरू हो रहा है और जितनी जल्दी मुज़ाकरात में कामयाबी हो उतना ही डेफिनेटली अच्छा है। ख़ास तौर पर देखिए फरवरी में अगर हम पहली चीज़ की जिक्र कर दें तो चैम्पियंस ट्रॉफी भी होनी है, बड़ी दुनिया की नज़रें भी होंगी, इतनी टीमें आ रही हैं, आपको पता है मीडिया अलहदा आया होता है, तो इससे कबल कुछ हो जाए तो आपके ख्याल में बेहतर नहीं होगा? देखिए, ये तो जब वो मुतालबात अब हमारे शाम के 2 तारीख को, तो उसका फिर जवाब हम उनको अगले 2-3 दिन में जो है वो दे देंगे। तो उसके बाद फिर ये बात तय हो सकेगी कि उसके ऊपर हमें कितनी देर या कितनी करने की जरूरत है और उसमें से
वो अपने मुतालबे में से कहाँ पे जो स्टिक करते हैं और कहाँ पे गुंजाइश देते हैं, और हम उन चीज़ों को जो है वो किस तरह से जो है वो कंसीड करते हैं, या किस तरह से हम समझते हैं कि ये चीज़ों के ऊपर जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये 2 तारीख चार्टर ऑफ डिमांड आ जाएगा, तो अगले 3 दिन में जो जवाब देंगे तो उसके बाद वाज़ेह तय्यन हो जाएगा कि कितनी देर में और किस हद तक जो है ये मामला जो वो आगे बढ़ सकता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि चार्टर रिमांड आएगा तो उसके बाद ज़रा सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आज मुलाकात भी है, लेट्स सी उसमें क्या होता है। ये बताइएगा फाइनली राना साहब, आप हैं हमारे साथ, के मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है? कहा जा रहा था कि नया बिल लाया जाएगा, नया ऑर्डिनेंस लाने पर गौर हो रहा है, तो कब तक वो अमल मुकम्मल होगा और क्या ऐसा होगा उसमें कि मौलाना साहब के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे? ये मुसब्बता है तो मसला ये पैदा हुआ, जो वफाकुल मदारिस हैं, यानी जो उनके यानी मदारिस के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि जी हम तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और हम वहीं पे रहना चाहते हैं। जबकि इस मसब्बे की रूप से जब ये एक्ट बनेगा तो उनको फिर वापस आना पड़ेगा सोसाइटीज एक्ट में। तो इस पे मौलाना फजल रहमान साहब जो है, उनका जो स्टाफ है वो कहीं जो है वो वाइज है, और उसमें उन्होंने कोई ऐसी रुकावट की बात नहीं कि उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड रहना चाहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से तो हमें कोई इसमें जो है वो उज़र नहीं है। हम सोसाइटी एक्ट के तहत रेगुलेट होना चाहते हैं, हमें उसकी इजाज़त दी जाए और इस मसले को एक एक्ट का दर्जा दिया जाए। अगर वो नहीं रहना चाहते हैं जहाँ पे है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, तो आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये गुंजाइश पैदा कर दें कि वो वहाँ पे रह सके, और जो मदरसा उधर रजिस्टर्ड होना तो हो जाए, जो सोसाइटी एक्ट में होना चाहिए सोसाइटी एक्ट में हो जाए। तो इस उनके भी इस रवैये की वजह से, और दूसरी तरफ वो मदारस जो है उन्हें भी इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, तो इस तरह से इस मामले को जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और इस गुंजाइश पैदा करने के लिए जो जो फर्दर अमेंडमेंट होगी इस एक्ट में, तो उसके मतलब इस वक्त जो लीगल टीम है वो बैठ के सोच विचार कर रही है और कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेगी। शुक्रिया आपका राना साहब। थैंक यू। ना कोई स्टनिंग किस्म के विजुअल्स जो कि आई डोंट वांट टू बी देयर, क्योंकि मुझे तो यहाँ बैठे हुए सर्दी लग रही है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी जी खूबसूरती आई हुई है इस वक्त, एंड एवरीथिंग इज लाइक वाइट एंड इवन थ्रू द, ये वैसे बाय द वे हम मस्तूर दिखा रहे हैं आपको, इवन थ्रू द स्क्रीन यू कैन सी कि क्या किस लेवल की ठंड है, और पानी का बीच जो में झरने बह रहे हैं, जो दरिया के रास्ते हैं ये जम गए हैं, इर्द गिर्द का पानी जो है वो सारा जम गया है इन द शेप ऑफ स्टोन्स। ब्यूटीफुल। ये देखें ये जमा हुआ, ये इट्स सो स्टनिंग, सुभान अल्लाह। मतलब ये वो नज़ारे हैं ना जो कि आपको ऑब्वियसली रेयर ही होते हैं, बिकॉज सर्दियों का दौरानिया हमारा थोड़ा सा छोटा सा होता है, लेकिन उसमें होती कोई टिका के सर्दी है, एंड देन वी गेट टू सी दीज विजुअल्स। हाउ प्रिटी इज दैट। अच्छा, पता है क्या, मौसमी बीमारियां भी बढ़ गई हैं, वहाँ पे अस्पतालों में भी रश है, क्या सूरत हाल है भी बताएंगे हमें। रफ़ीउल्लाह अफरीदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से। गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई सरद तरीन और खूबसूरत तरीन ज़िला स्टोर में जो जारी सर्दी की जो शिद्दत है, इसमें मुसलसल दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये इंतहाई स्टोर का ताकतवर नाला है, जो कि गर्मियों में खौफनाक तरीके से इसमें इजाफा हो जाता है, और ये ताकतवर जो नाला यशली तो सख्त सर्दी के सामने इस वक्त बेबस नज़र आ रहा है। शदीद सर्दी की वजह से यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो सड़कें हैं, खासकर हेडक्वार्टर के अंदर चुंगरा है, बहुत बड़ा गांव है, कॉलोनी
एरिया है वहाँ से पैदल सफ़र करना भी इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। खासकर जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए परेशानी का सामना है। यहाँ जारी सख्त सर्दी की वजह से यहाँ DCO अस्पताल समेत मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर भी मौसमी बीमारियों में मुब्तला मरीजों में इजाफा हो रहा है। यहाँ पे लकड़ी गैस की जो इजाफा जो खुद साख्ता कीमतें हैं उनकी वजह से, और साथ में जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर भी कई जगहों पे जो राब्ता सड़कें हैं वो टूट फूट की शिकार हैं, और रोड के ऊपर बर्फ़ की तय जम जाने की वजह से वहाँ पर भी ट्रैफिक रवानगी के साथ साथ पैदल सफ़र करना भी इंतहाई मुश्किल होता नज़र आ रहा है। जी शुक्रिया आपका रफ़ीउल्लाह। ऑब्वियसली चैलेंजिंग तो डेफिनेटली है ना, मतलब ये सर्दियाँ जब आती हैं तो साथ अपने और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, मतलब यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अच्छा जी, ये जो नया बैरूनी दबाव आ रहा है पाकिस्तान पे, और हम देख रहे हैं कि जो नामजद खुसूसी एलची हैं डोनाल्ड ट्रंप के रिचर्ड ग्रेनेल, वो इमरान खान साहब के लिए लिटरली अब इसे कहा जा सकता है कि वो मुहिम चला रहे हैं। वो बयानात नहीं दे रहे हैं, वो प्रॉपर एक मुहिम चला रहे हैं। तो पहले तो एक ट्वीट ही आई थी ना, अब तो इंटरव्यू हो रहे हैं, फिर वो ट्वीट्स में उस लेवल पे चले गए हैं कि वो हकीकी आज़ादी लिख लिख के ट्वीट कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? सो इसी पे बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, अब ये नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी हैं रिचर्ड ग्रेनेल, मुसलसल एक मुहिम चला रहे हैं बानी PTI के लिए। कल उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया, सवाल उनसे मतलब मिसाइल प्रोग्राम और आटमी असासों का किया गया था, ले वो गए जवाब को बानी PTI की तरफ। क्या समझते हैं इनके बयानात से इनकी रिहाई में मदद मिलेगी या फिर उल्टा भी पड़ सकता है यह सारा कुछ? और क्या लग रहा है ट्रंप के ओहदा संभालते ही कोई ईमेल आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा, ट्वीट आ जाएगी, बाज़ाब्ता दबाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप पाकिस्तान पे अमेरिका की जानिब से इनके हक में? देखिए, वक्त की बात है ना। एक टाइम था कि जब PTI वाले इतने हाइपर नेशनलिस्ट थे कि अगर किसी और सियासी जमात के लीडर के बारे में बाहर से कोई तकाजा किया जाता, मुतालबा किया जाता, तो उसको पॉलिटिकली डिस्क्रेडिट किया जाता था कि देखें अब इनकी बाहर से बड़ी सिफारिशें आ रही हैं। और सो मच कि जो शरीफ ख़ानदान है, इनकी शुगर मिलों में जो को मैकेनिक काम कर रहे थे, कोई शायद कोई चंद लोग जो हैं वो इंडिया से थे, तो उससे इंडिया के साथ तल्लुक जोड़ने में जो एक एविडेंस पेश की जाती थी वो ये थी कि उनकी मिल्स में कोई इंडिया के मैकेनिक काम करते हैं जी, वो शायद पता नहीं मोदी ने भेजे हुए हैं। और फिर जो इवन जो मेमोगेट स्कैंडल था वो भी क्या था, यानी कि यही था जी कि सिविलियन गवर्नमेंट अपने आप को स्ट्रांग करने के हवाले से या आर्मी के मुकाबले में वो चाह रही है कि उनको ज़्यादा मदद की जाए या आर्मी को एक अकाउंटेबल करने के हवाले से उनकी सपोर्ट की जाए। वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना। अब सूरत हाल ये है कि PTI इस बात पर इतरार ही है कि हमारे बारे में बाहर से सिफारिशात आ रही हैं, मुतालबे हो रहे हैं। और ये जो रिचर्ड ग्रेनेल है, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बंदा तो ऐसे लगता है कि इसको लगाया ही पाकिस्तान के हवाले से है। अगरचे जो इसकी असाइनमेंट है, जो ट्रंप ने जो अपना ट्वीट किया था उसमें जो जिक्र किया था वो ये था कि ये वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया जैसे ममालिक के लिए लगाया गया है, उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। उसने आज तक एक ट्वीट वेनेजुएला या नॉर्थ कोरिया के हवाले से नहीं किया। अगर आप उसकी ट्विटर लाइन पे देखें, ट्वीट जो उस पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नज़र आएगा, गोया कि उसको पाकिस्तान में अमेरिका का सफ़ीर लगा दिया गया है। और फिर उसके साथ जो PTI वाले हैं वो अगर कोई भी बंदा उस पर तनकीद करे तो उसको शिकायतें लगा रहे होते हैं जी कि जैसे पा रिचर्ड जो है ना, इनके इसने कहा इसको जो है ना कोई हमने वीज़ा नहीं देना, जैसे ये सब एक मुल्क के हैं। और इनके बाद लोग जो हैं वो तो इधर जो एम्बेसी है या जो मौजूदा सफारतखान है उसकी अकाउंटेबिलिटी का इस तरह तकाजा कर रहे होते हैं जैसे ये उधर के शहरी हैं। और इनको लोगों ने मैंडेट दिया है कि आपने पाकिस्तान में जो अमरीकी सफारतखान है उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। तो मेरे ख्याल ये जितना ज़्यादा ये खुलकर सामने आ रहे हैं, इससे दूसरी साइड पर भी जो एक रिजिडिटी और बढ़ेगी। इनका ये ख्याल गलत है कि सिर्फ इस तरह के कोई बंदे ट्वीट करेगा या कोई और इस तरह का कोई मुतालबा आएगा तो इससे इनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा।
हाँ, कुछ भी हो सकता है इधर उमर, क्योंकि अच्छा चले पहले तो ये बताएं कि पीटीआई के कई रहनुमा जो हैं वो रिचर्ड ग्रैनल के गुण गा रहे हैं और उनके बयानात का खैर मकदम भी किया जा रहा है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई जो हैं गौहर अली खान वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ लेंगे और उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी बात का तो खौफ है कि क्या उन्हें लगता है आपके ख्याल में कि अमरीकी कोशिशों से बानी अगर रहा होते हैं तो इस पार्टी की सियासी साख काफ़ी मुतासर हो सकती है, या आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है कि वो ज़रा रिस्ट्रेंट भी दिखा रहे हैं? हाँ, सिर्फ वो अपने आप को ज़रा डिस्टेंस कर रहे हैं रिचर्ड ग्रैनल के बयानात से। देखिए, ये मुख्तलिफ सिग्नल देते हैं ना कि जो बैरिस्टर गौहर हैं वो तो खैर रीज़नेबल आदमी है, उसने कभी भी कोई इस तरह की नामकूल गैर मकूल किस्म की बात नहीं की। तो बाकी जो लोग हैं इतने हैं ना, वो सारे रिचर्ड को प्रमोट करने के हवाले से, वही उस बयानिए को आगे लेकर जाने के हवाले से उनकी तो एक आखिरी उम्मीद ही ये बनी हुई है। आप ज़रा तसव्वुर करें कि ये जो हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, बातें करने को पाकिस्तान में इनको हर तरह का फॉल्ट नज़र आता है कि पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर सका, पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर सका। इनको को पूछे, आप लोग अमेरिका में हैं, इतने सालों से हैं, अभी भी आपके हालात ये हैं कि आप अपनी सपोर्ट के लिए इधर उधर भीख मांग रहे होते हैं। ज़रा इमेजिन करें कि उधर कितने जो भारतीय निज़ाद अमरीकी हैं जो कि इस टाइम ट्रंप की कैबिनेट का हिस्सा हैं, बनने जा रहे हैं या बड़े कलीदी ओहदों पर हैं। और इवन जो पहले बाइडेन इंतज़ामिया थी उसमें भी था कोई 130 के करीब 130 के करीब जो भारतीय थे। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो है एक बहुत बड़ी ये सेलिब्रेशन इस बात पे हो रही है जी कि हमारा जनाब एक बंदा उधर हमारे कोई पाकिस्तानी है उनका जानने वाला है, क्या नाम है जी, रिचर्ड ग्रैनल, और उसको लेके भगा रहे हैं, फिरा रहे हैं। बस यही है कि उससे ट्वीट करा रहे हैं कि जैसे वो उसने कोई उसको ओहदा मिलना है और उसने सिर्फ़ और सिर्फ यही काम करना है इमरान खान के अलावा, और उसकी कोई ड्यूटी में चीज़ शामिल नहीं है। लेकिन यह है कि ये इनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये ओवरऑल ये इनका जहाँ तक ये बात है ना कि ये इनको पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, पब्लिकली या परसेप्शन की बुनियाद पे ये चीज़ सेल कर लेंगे। ये हर चीज़ सेल कर सकते हैं और इसमें इनका अभी तक कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ये पावर कॉरिडोर से दूर ही रहेंगे। ये जिस अंदाज में दबाव डालकर ये चाहते हैं कि वो इस तरीके से अपने मुतालबात मनवाएंगे, तो फिर तो वो एक सीधा सीधा इनकलाब वाली बात ही है कि कोई ट्रंप जो है वो को फ़ौजें पाकिस्तान भेज दे और वो इधर टेक ओवर कर लें और फिर जो पीटीआई को वो इंस्टॉल कर दे कि ये ट्रंप के दोस्त हैं इमरान खान। और यही जो जिस तरह वो ट्रंप कनाडा को कह रहा होता है कि आप एक जो है ना एक 50 सूबे रियासतें हैं तो आप 51 जो 51st स्टेट है वो कनाडा को बना देते हैं, तो फिर तो वो यही है कि कोई इधर इमरान खान को गवर्नर लगा देंगे और ट्रंप जो है वो सदर होगा। यही वाली सूरत हाल हो सकती है। उसके अलावा मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इस तरह से इमरान खान के लिए कोई बेहतरी की उम्मीद आएगी। तो मजीमा, आपको लगता है कि आपको नहीं लगता कि कोई बेहतरी की उम्मीद हो? लेट्स सी, यू नेवर नो, पता है कुछ भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह अपने ट्विटर का या एक्स का बेदरे इस्तेमाल किया करते थे, यू नेवर नो कि कोई ट्वीट आ जाए, क्योंकि अभी मतलब हु वुड हैव एक्सपेक्टेड कि ये भी आएगी, लेकिन ऑब्वियसली दुआएं तो आपको पता है ना कि बड़ी हो रही थी और अब क्लियरली लॉबिंग भी हो रही थी। बात ये अच्छा जी, अब वो लोग जो पहले किसी की बात से सिफारिश आती थी तो उसे गद्दार करार देते थे, आज इस पे तारीफ़ों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं कि देखिए कि अमेरिका किस तरह पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा होने को इससे मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। How it is and everybody should understand this, मेरा ख्याल है। But we need to really move on। इस पे बहुत बात हो सकती है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान जारी है, आपको पता है, एक चौथा टेस्ट, और आज कौन सा दिन है इसका? आज मेलबर्न में खेला जा रहा है, बॉक्सिंग डे टेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। कैंगरूज ने अब तक 4 विकेटों के नुकसान पर 246 रन बना लिए हैं और ऑस्ट्रेलियावी ओपनर ने अपने डेब्यू मैच में ही निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। वो 7 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार बने। और इस दौरान आपको पता है एक इंसिडेंट भी हुआ है। ये एक लिटरली 19 साल का बच्चा है जिसको विराट कोहली जो है वो बुली कर रहे हैं ऑन द फील्ड, एंड इफ यू लुक एट द विजुअल्स he could have clearly avoided it. He could have clearly avoided it. It seems like Virat Kohli is again proving a point that he's a man who cannot take defeat.
and there is zero sportsman spirit in him. क्यों ये किया है? ये देखें इस एंगल से भी जब This is नजर आ रहा cheap. है जी, इस एंगल से भी जो नजर आया, हमने आपको 2-3 एंगल्स दिखाए हैं, तो भाई उधर हो जाओ पूरी क्यों तुमने ये किया? और तुम आई एम सॉरी विराट और कोहली, उस पे अकड़ भी रहे हो। हाँ नहीं, विराट कोहली यू टर्न टुवर्ड्स हिम टू यू नो नज हिम इन द शोल्डर, वो नजर आ रहा है कि ये उस लड़के का पहला मैच है यार, अपना तुम लेवल देखो, तुम एक लेजेंड हो इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड। बात तो मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ देख के, वेरी बैड, बिकॉज चाहे आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है ना, और हमें बहुत से टीमों के और पता है क्या लगते हैं, बेशक वो इंडिया के हों, पाकिस्तान कहीं के भी हों, लेकिन ये हरकत करके ना इन्होंने काफी अपने आप को अपने फैंस की नजर में तो मुझे लग रहा है जरूर गिराया है। You are supposed to be so much bigger than this. And you are bigger than this in the game. नहीं, वो clearly not. मतलब ये हरकत करके आप अपने आप को क्यों नीचे कर रहे हैं? आपने मतलब ठीक है, मान लिया ऑस्ट्रेलियंस भी बुली करते हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल थी, ये तो जाके धक्का मारा गया। इसमें कोई टक्कर लगने, कोई सीन ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है कि इसमें गलती से कुछ हुआ। मैं एक बात करती हूँ, और उसके बाद मुड़ के सुना भी रहे हैं, उसको सुना भी रहे हैं, हाँ, उल्टा तौर है और कोतवाल को डांट, मतलब कमाल ही है। You know what? I'm sure जे विराट कोहली ने दोबारा देखा होगा ना, क्योंकि ये इतना क्लियरली नजर आ रहा है, हुई होगी उनको सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट होनी चाहिए कि यस यू मे बी इंटेंडेड, कि वो ऐसा लगे कि वो मार के गया है या व्हाटएवर, नहीं मारा आपने, एंड इट्स वेरी मतलब अच्छा। और पता है क्या फोर्स भी इस्तेमाल की है, ये ऐसे करके ना, ये हम पे लाए ना जरा कैमरा, तो हम बताएं कि किस तरह कोहली को ऐसे करके अपना कंधा जो है ना, हाँ, मतलब एक होता है टक्कर, एक होता है टक्कर मार, एक टक्कर लग जाना, एक होता है आपने जान के अपना कंधा फोर्स किया, आगे आए हैं, हाँ, और आप आगे आए और आप फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पेटी, वेरी पेटी, सॉरी। अच्छा जी, फॉर लिटरेरी पर्सन्स एक ज़रा सैड न्यूज़ है। पाकिस्तान की नामवर मुसन्निफ़ा राइटर वापसी सिद्धवा अमेरिका में इंतकाल कर गई। वापसी सिद्धवा अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में मुकीम थी और उनकी उम्र, शी वॉज 86 ईयर्स ओल्ड। 11 अगस्त 1938 को कराची में पैदा हुई। फिर इब्तदाई तालीम उन्होंने इब्तदाई साल गुजारने के बाद लाहौर चली गई। लाहौर में किनेट कॉलेज से पढ़ा, और जो वाक़यात उनकी लिटरेचर, उनके काम को मुतासिर करते रहे, उसमें सबसे ज़्यादा पार्टीशन था। क्योंकि पार्टीशन को ऑब्वियसली शी वाज हियर, शी सॉ इट वेरी क्लोजली। ऐसी ट्रॉमेटिक उन्होंने चीज़ें देखी जो कि उनकी राइटिंग्स में यू कैन टेल। अच्छा, बहुत सी इनकी किताबें जो थी दे टर्न्ड इनटू मूवीज़, उनको मूवीज़ में बनाया गया। आपको याद है ना वो सीरीज़ जो थी अर्थ वाटर फायर, वो सारी इनकी किताबों पे ही बेस्ड थी। किताबों के कुछ नाम लूँगी तो आपको शायद ज़रा बेहतर याद आ जाएगा। आइस कैंडीमैन, क्रैकिंग इंडिया जो इनका नावल है उसकी बहुत बात होती है। फिर सर्टनली इनको बहुत से एजाज़ात से भी नवाजा गया, और इनको इनकी नावल्स और इनके लिटरेचर वर्क के लिए सितारा इम्तियाज़ दिया गया 1991 में, और बहुत से फॉरेन अवार्ड्स भी इन्हें मिले। इनको पारसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया, और जो अदब से शगफ़ रखते हैं लोग, वो इनके काम से वाकिफ़ हैं, इनको बेपनाह पसंद करते हैं। और गए वक्तों में हुमा आपने इनका इंटरव्यू भी किया है। मैंने इनका इंटरव्यू किया हुआ है, एंड आई हैड सच अ गुड टाइम, क्योंकि ये बड़ी वर्ड्स में भी और अपनी फीलिंग्स में शी वाज अ वेरी जेनरस वुमन, और बड़े खुल के बात करना और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना। सो आई एम गोइंग टू लुक फॉर दैट इंटरव्यू एंड आई एम। अच्छा जी, अभी आबदी साहब करियर काउंसलर और एजुकेशनिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और आबदी साहब से हम पूछेंगे। आबदी साहब, हाल ही में हमने यूनान बॉर्डर पर कश्ती उलटने के वाक़यात देखे। सर्टनली एक मामूल बन चुका है इन वाक़यात का। हमारे यहाँ हर दूसरा बच्चा जो है वो पढ़ना नहीं चाहता, कुछ नहीं बनना चाहता, बाहर जाना चाहता है अपने माँ बाप की ज़मीनें बेच कर। आप बतौर एक मुमताज़ माहिर तालीम करियर काउंसलर क्या राय रखते हैं, क्या चल रहा है हमारे यहाँ ये? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। ये बहुत ही बहुत बड़ा अलमिया है, और ये कब एक रेगुलर इवेंट या नॉर्म बनता जा रहा है हमारे मुल्क में। हर आने वाले साल एक इतनी बड़ी जानों का नुकसान हो जाता है, ना सिर्फ जानों का बल्कि लोगों की जमा पूंजी, घर बिक जाते हैं, जमा पूंजी लुट जाती है। हम इसकी तरफ क्यों नहीं सीरियसली देख सकते? आपने जैसा कहा, यकीनन हम लोग भी स्टूडेंट्स को, यूथ को गाइड करते हैं, और हमारे पास भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर हमें उन जोग्राफिकल एरियाज से हमें ज़्यादा स्क्रीनिंग करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि क्या ये जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो वाकई
जेन्युइनली जा रहे हैं, लेकिन जहां हमें पता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जहां हमें पता है कि इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए काम हो रहा है, तो क्या हम उन तक नहीं पहुंच सकते? मैं अभी भी ये समझता हूं कि हमारी जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, हमारी जो फेडरल और प्रोविंशियल इदारे हैं, क्या वो इसकी सीरियसनेस को समझकर इसके ऊपर भरपूर काम नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक गैंग को बस्ट करना है, कुछ लोग हैं जिन तक हमें पहुंचना है, और हमारे पास इस कदम के टूल्स एंड टेक्निक्स मौजूद हैं। इसका हम फौरन मदद ले सकते हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज मौजूद है, हम फौरन एक्सपर्टीज भी ले सकते हैं कि हाउ वी कैन कंट्रोल दिस ह्यूज फ्लॉ इन आवर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर काम हो सकता है और इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ways to do the entire thing. Abdi Saab, thank you so much for being with us. अच्छा जी, that is it for today. Stay warm, please. We're going to see you tomorrow. मैं आपको भी यही कह रहे हैं. Bye.